तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ अपनी पुरानी बातें बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आप उससे कुछ रिलेट हो, कुछ सीखे, कुछ समझे, कुछ जाने, ताकि आपको आने वाले समय में उन तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़े जो मैंने किया है। तो दोस्तों हुआ क्या कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने कैसे कूलर का काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कूलर के बाद, चूँकि कूलर का समय 2 या 3 महीने का था, उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ और काम करना चाहिए। तो मैंने वायरिंग का काम करते थे मेरे पिताजी, तो मैं भी वायरिंग का काम करने लगा। तो वायरिंग का काम उस समय इतने आसान नहीं थे दोस्तों जितना आसान आज है। क्यों? क्योंकि आज जो है बोर्ड, रेडीमेड बोर्ड आते हैं, ऊपर से मॉड्यूलर स्विच इत्यादि जो हैं। साथ में आज आपको बिट वायरिंग करनी है, केसिंग बिट करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अंडर वायरिंग करनी है तो उसके लिए कटर मशीन, ड्रिल इत्यादि उपलब्ध है। उस समय जो दीवारें जो होती थी हमें छीनी हथौड़ी से काटने पड़ते थे, और जिस दिन हम दीवार काटते थे उस दिन हमारे हाथ पूरा लाल हो जाते थे। कभी कभी जब हम छेनी हथौड़ी से काटते थे, कोई दीवार में कोई ऐसा ईंट मिल जाता था, जैसे कि हमारे इलाके में एक जगह है, इसका नाम है कितपुरा, जहाँ आज लगभग मेरे ससुराल है। वहाँ ईंटें का भट्टा है और वहाँ की ईंटें जो है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में नामी है मजबूती के कारण। और वो ईंटें मिल जाते थे दोस्तों, तो अब क्या कहिए, सभी लोग याद आ जाते थे, नानी और दादी सभी को याद आ जाते थे, क्योंकि एक ईंट ने काटने में तबाही मच जाती थी। बिल्कुल लगता था कि मैं ईंट नहीं पत्थर को काट रहा हूँ। उसी में कभी कभी ढलैया मिल जाता है, तो जो लोग घर शौकीन से बनाते हैं वो काफ़ी मजबूती से बनाते हैं। तो दोस्तों वायरिंग करने में काफ़ी मेहनत पड़ती थी उस समय। उसके बाद जो बोर्ड है, सनमाइका बोर्ड होते थे, उन्हें काटना पड़ता था, जिसमें जितने स्विच इत्यादि हैं। तो काफ़ी मेहनत था, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत उसकी जो कटिंग है, कटिंग में ही ज़्यादा मेहनत होती थी। तो मैंने मेहनत से तो कभी पीछा छोड़ा नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ खलती थी। क्यों? क्योंकि मैं ये देखता था कि बहुत सारे जो मिस्त्री हैं काम कर रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मैं घर देखता था तो घरों की स्थिति ख़राब रहती थी, क्योंकि वो जनरल उनके घर थे, उनके पास बचत के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, उनके बच्चे भी खास पढ़ नहीं पाते थे। तो ये सब मुझे लगता था कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे समझ में आता था, किसी को एक साइड मिल जाती थी, 2 साइड मिल जाती थी, तो किसी को फिर 2 महीने 3 महीने बैठ जाना पड़ता था कहीं कहीं। फिर मैंने वायरिंग करते समय मैंने ये समझा कि वायरिंग में क्या दिक्कत है और क्यों होता है ऐसे। होता ये था दोस्तों को, आज ढलैया स्टार्ट हुई, मिस्त्री को बुलाया गया, ढलैया में पाइप डाला गया, कनेक्ट से फैन हुक इत्यादि डाले गए, और उसके बाद लगभग 6 महीने के बाद फिर दीवार की कटिंग होगी। उसके बाद लगभग 3 महीने 6 महीने जितने भी हो, उसके बाद लोग प्लास्टर करवाते थे। उसके बाद वायर खींचा जाता था, सीलिंग रोज इत्यादि लगे जाते जो होते थे वो नहीं लगते थे, सिर्फ वायर खींचा जाता था। उसके बाद पेंटिंग होती थी, और पेंटिंग होने के बाद जब घर फिनिशिंग होती थी उसके बाद ये लोग फिनिशिंग करवाते थे सारे पेंटिंग डेंटिंग के पास। और मतलब किस्तों में पैसे मिलते रहते थे। एक बार ढलाई के समय कुछ मिला, एक समय कटिंग के समय कुछ मिला, एक आपको वायर खींचने के समय कुछ मिला, और एक फिनिशिंग के समय में। और बहुत सारे दोस्त ये होते थे कि फिनिशिंग के समय में बहुत सारे लोगों को से पैसा मिल भी नहीं पाता था, क्योंकि उनकी सारी जो पैसे हैं राज मिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री, पेंटर इत्यादि ले लेते थे। लास्ट में वायरिंग मिस्त्री के लिए तो पैसा लगता था कि बचता ही नहीं था, क्योंकि सबसे पहले राज मिस्त्री का काम ख़त्म होता था, उसके बाद बढ़ई मिस्त्री का काम ख़त्म होता था, उसके बाद पेंटर का काम ख़त्म होता था, और पेंटर से पहले जो पाइप मिस्त्री होते हैं, जो प्लम्बर इत्यादि, उनका काम ख़त्म होता था। अंत में काम होता था बिजली मिस्त्री का, जिसके पास अब सभी पैसा दे देने के पास बिजली मिस्त्री के लिए पैसा
देने के लिए लोगों के पास बहुत कम पैसे रहते थे और उनके पैसे बाकी अक्सर लग जाते हैं। अगर आप नहीं किए गौर किए होंगे तो कभी भी आप वायरिंग करने वाले से पूछिए कि अगर 10 जगह अगर वायरिंग करेंगे तो 2-4 जगह पर तो उनका पैसा डूब जाता है या रुक ही जाता है। तो उसके बाद मैं ये सब तो देखा ही था, उसके बाद मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ किया कि मैं थोड़ा सा आलसी किस्म का आदमी था। मैं आज इस घर, कल उस घर, परसों उस घर, यानी कि कुछ दिन यहाँ पर काम कीजिए, कुछ दिन वहाँ पर काम कीजिए, कुछ दिन अगले जगह पर काम कीजिए। मैं इससे करते करते मैं 2 ही 3 वर्ष में मैं अकुता गया था। तो मैंने सोचा कि चलिए अब कोई और काम सीखा जाए। उसके बाद मैंने टीवी का काम सीखने का फ़ैसला लिया। चूँकि उस समय 1-2 इंस्टीट्यूट हमारे शहर में थे, मैंने सोचा कि इंस्टीट्यूट से भी काम सीखा जा सकता है। लेकिन एक हमारे अंकल हैं, वो दूसरे शहर में रहते थे, यहाँ से बगल में। वहाँ लाइट के कारण उनका जो धंधे पर असर पड़ रहा था, तो वो मेरे शहर में आए। तो मेरे शहर में आए कि यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर उसके अपेक्षा अच्छी लाइट है, तो यहाँ पर शायद उनका कारोबार अच्छा चले। वो मोटर इत्यादि बनाते थे और मोटर का काम करते थे, स्टार्टर काम करते थे, बहुत सालों से वो काम किए। उसके बाद उन्होंने टीवी का ट्रेनिंग लिया था और उस समय मेरे पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी थी। टीवी का नाम था क्राउन कंपनी, उसकी मॉडल थी क्राउन क्रिस्टल। दोस्तों, पहला टीवी हमेशा याद रहता है लोगों को। तो वो टीवी के बारे में मैं आगे भी कहानी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ कि वो टीवी मेरी बार बार ख़राब हो जाती थी। 1-2 मैकेनिक्स यहाँ पर थे जिनसे मैं टीवी बनवाता था, और वो दोस्तों लगभग इतना दौड़ाते थे कि अब क्या कहना, मन उब जाता था। 6 कोई भी फॉल्ट हो 4 महीने से 6 महीने वो लोग लगा देते थे, जबकि मेरे पास टीवी 1984 से ही थी। तो उसके बाद हो क्या गया कि जब ख़राब होता था तो वो हमेशा दौड़ाते थे। तो मैंने एक मैकेनिक जो मेरे पिताजी के मित्र भी थे, तो मैंने उनसे कहा कि चाचा, मैं चाचा ही कहता हूँ अंकल को, तो चाचा मुझे भी टीवी काम सीखना पड़ेगा क्या? तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन तुम टीवी काम सीख लोगे मैं अपनी हथेली पर दही जमा दूंगा। मुझे ये बात लग गई और मैंने सोचा कि मुझे टीवी का काम ही सीखना है। उसके बाद मैं वायरिंग से अकुता भी गया था। हाँ, उस समय हमारे पास मनोरंजन का एकमात्र साधन टीवी था। वो भी टीवी में दूरदर्शन ही आते थे और कोई चैनल था नहीं उस समय, 92 से पहले की बात है ये। तो वो हम लोग दूरदर्शन केवल देखते थे। 92 में जब प्राइवेट केबल आया तो जी टीवी आई, उसके बाद कई सालों बाद स्टार प्लस इत्यादि आए और EL टीवी सब आते थे। तो हम लोग थोड़ा से यंग थे, लड़के थे, तो हम लोग को शौक़ था देखने का। तो वो लोग काफ़ी दौड़ाते थे, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं टीवी काम सीखूं। टीवी काम मैंने कैसे सीखा ये मैं आपको बताऊंगा। तो जो मेरे अंकल जो आए थे वो क्या करते थे कि वो टीवी जब मेरी ख़राब थी तो मैंने कहा कि ये देखिए ना, मेरी टीवी में आवाज़ आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, और ऐसा हमेशा होता है। और मैं ये 2 मैकेनिक्स हैं, इनके पास ले जाता हूँ, 6 महीने लगाते थे। उन्होंने कहा कि टीवी खोलने के लिए, चूँकि मैं तो टीवी का औजार लाया नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पास क्या क्या है? मैंने कहा कि जो कहिएगा मैं इंतज़ाम कर दूँगा, यानी जुगाड़ कर दूँगा। कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि एक मल्टीमीटर का जुगाड़ कीजिए। तो मेरे उन्हीं के चचेरे भाई जो थे यहाँ पर फैन इत्यादि काम करते थे, उनके पास मल्टीमीटर था, शोल्डर था, रंगा पेचकस प्लस सब कुछ हम लोग के पास भी था। तो हमने टीवी को सब कुछ उनको दे दिया। तो उन्होंने टीवी खोला, देखा कि एक टेस्टर मांगे और देखें कि उसकी EHT नहीं बन रही है। तो उन्होंने EHT ऑसिलेटर के लिए जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था उस समय 2222 ट्रांजिस्टर शायद लगता था उसमें, कि 222 कंफर्म नहीं है, मेटल की होती थी। तो वो ट्रांजिस्टर उसकी ओपन थी। उन्होंने कहा कि ये ट्रांजिस्टर चाहिए। मैंने कहा कि ये ट्रांजिस्टर नहीं, उन्होंने कहा कि ये जर्मनी का ट्रांजिस्टर है, जर्मन, ये नहीं मिल पाएगा, इसके जगह पर BC 147 लग जाएगी और
तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने BC 147 पूछा कहाँ मिलेंगे, क्योंकि दुकान पर। मैंने गया और एक दुकान से BC 147, उसका नाम, दुकान का नाम था विश्वकर्मा साउंड। उस समय 2 रुपये के वो ट्रांजिस्टर दिए। वो ट्रांजिस्टर मैंने लेके आया, अंकल लगाए और टीवी ओके हो गया। मैं खुश हो गया कि बताइए इस काम के लिए और मैकेनिक्स लोग कितने दिन दौड़ाते हैं, और यहाँ पर मात्र 5 मिनट के अंदर में अंकल ने टीवी बना दिया, और वो भी 2 रुपये में, जबकि वो लोग लगभग 300 से 400 रुपये हमेशा लेते थे। मैं खुश हो गया। मैंने सोचा कि मैं टीवी का काम सीखूँगा। अब दोस्तों, ये तो हो गया कि टीवी काम सीखने का मेरा विचार हो गया। उसके बाद अंकल कहे कि मुझे एक दुकान दिवाओ। तो मेरे पास, जो मैं जिस घर जहाँ रहता था वहाँ पर एक दुकान खाली थी। मैंने अंकल से कहा कि ये दुकान ले ली जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दुकान ले लिया जाए, और उन्होंने दुकान ले ली। लेकिन वो यहाँ पर रहते नहीं थे। दुकान की चाबी मेरे जिम्मा छोड़कर वो चले गए। अब दोस्तों, खाली दुकान तो थी। उसके बाद मेरी टीवी एक बार फिर ख़राब हुई और अंकल आए थे उस वक्त। तो मैंने कहा उनसे कि फिर टीवी ख़राब हो गई है। इस बार भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है। तो मैंने ट्रांजिस्टर BC 147 फिर पहले से ही खरीद कर ला कर रखी हुई थी। अंकल आए, मैंने ट्रांजिस्टर दे दी। अंकल ने कहा कि ट्रांजिस्टर वो ठीक है, वो नहीं बदलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम इसकी किताब जुगाड़ कर सकते हो। मैंने कहा कि इसकी किताब कहाँ मिलेगी। तो मैंने मार्केट में ढूंढ लिया, कहीं उसकी किताब नहीं मिली। तो एक उनके रिश्तेदार थे, अंकल के रिश्तेदार, जो देहात में टीवी बनाते थे। तो कहा कि उनके पास मिल जाएगी, तो उनके पास चले जाओ और लेते आओ। उन्होंने बताया कि सैमसंग किट की तुमको किताब लेनी है। तो मैंने कहा सैमसंग, उस समय सैमसंग का हम लोग नाम भी नहीं जानते थे। तो सैमसंग किट की किताब मैंने ले आई, और वो किताब देखिए, कुछ पढ़े। वो हिंदी में किताब थी, सबसे अच्छी बात थी। तो वो पढ़े इत्यादि, और उसके बाद उस टीवी को बना दिया। लगभग उस समय भी ज़्यादा नहीं, 10-15 रुपये ही लगे थे, और वो टीवी फिर से बन गई। मैंने उस किताब को देख लिया, और मैं तुरंत उसको, विश्वकर्मा साउंड जो है वहाँ पर, वो डेकुक टीवी भी बनाते थे। बहुत कम नॉलेज उनके पास भी अच्छी खासी थी। तो मैंने उनसे कहा कि ये किताब मुझे चाहिए। उन्होंने वो किताब मुझे ला के दी। उनके पास मैंने देखा कि कुछ पत्रिकाएं लटकी हुई हैं। तो मैं पढ़ने का तो शौकीन था ही, और उस समय वो पत्रिकाएं 3 रुपया की मिलती थी, और उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स टाइम व्यू। बाद में उसका कई नाम चेंज हुए, इलेक्ट्रा विजन हुए, और भी बहुत सारे नाम हुए। वो जौनपुर से प्रकाशित होती थी। बहुत ही पतली पत्रिका थी, लेकिन बहुत ही नया पत्रिका थी। मैं अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी सीखा हूँ, सारा दिन में उसी पत्रिका को मानता हूँ। वो मंथली पत्रिका आती थी, और मैंने लगभग 4 साल तक लगभग उस पत्रिका को मैंने पढ़ा, और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट इत्यादि, चूँकि मैं मैकेनिक्स वायरिंग करता था शौक़ में, मुझे उसकी पैसे की ज़रूरत तो थी नहीं, मैं स्टूडेंट भी था। तो और मेरे जिम्मा खर्च भी नहीं था। तो मैं सारी की सारी जितनी पिछली इशू थी, सारी इशू मैंने ख़रीद ली, और पढ़ते गया, और पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा हुआ कि अब मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जान गया हूँ, और मैं टीवी काम भी करना चाहता था। तो फिर मेरी टीवी फिर ख़राब हो गई। अब की बार उसमें आवाज़ इत्यादि तो थे ही, लेकिन पिक्चर ऊपर नीचे आ रही थी। तो मैंने उसे पढ़ा। उसको हम लोग वर्टिकल रोलिंग कहते हैं उस किताबी भाषा में। मैंने वर्टिकल रोलिंग के बारे में पढ़ा, क्योंकि मेरे पास मीटर इत्यादि तो थे नहीं उतने। तो मैंने एक 35 वाट का सोल्डर ख़रीदा, और रंगा इत्यादि मैंने ख़रीद लिया। और उसमें जो जितने पार्ट्स लिखे थे, लगभग वर्टिकल रोलिंग के लिए 3-4 पार्ट्स लिखे हुए थे। मैं सारे पार्ट्स खरीद लाया। लगभग 5 रुपये के आसपास में सारे पार्ट्स मिल गए थे। और मैंने क्या किया कि आओ दिखाना ताओ, पाँचों के पाँचों पार्ट्स चेंज कर दिए। अब पाँचों पार्ट्स चेंज करने के बाद टीवी ओके हो गई। मेरे पास अब उत्साह बढ़ गया, और कुछ मैं जो यहाँ पर किताब पत्रिका थी उसमें टीवी रिपेयरिंग इत्यादि के बारे में नॉलेज भी देते थे।
उसके बाद मैं सोचा कि मैं प्रैक्टिस कैसे करूं, तो मेरे बगल में टीवी ख़राब हो जाते थे, हो गए। तो मैंने कहा कि मैं आपकी टीवी बनाऊंगा, तो कहते नहीं नहीं तुम टीवी ख़राब कर दोगे। मैंने कहा कि मैं ख़राब नहीं करूंगा, मैं आपकी टीवी बना दूंगा और मैं उसके पैसे भी नहीं लूँगा। तो दोस्तों वो किट जब मैंने उनकी जो टीवी लाई तो उसमें किट तो दूसरा लगा हुआ था। मेरे पास सैमसंग टीवी की किट की जो डायग्राम थी और उसमें भी, तो उसमें डेबू किट लगा हुआ था और उसमें क्या होता था कि उसकी पावर सप्लाई डेड थी। तो मैंने डेबू किट की किताब कीन के लाई। उसमें किताब सस्ते मिलते थे, लगभग 15 रुपये 20 रुपये के 10 मिल जाते थे। तो मैंने 15 रुपये 20 रुपये की किताब लाई, 5 रुपये का पार्ट्स लगा, 10 रुपये का पार्ट्स लगा और टीवी ओके हो गई। इस तरह करते करते मैंने टीवी काम स्टार्ट किया। उसके बाद ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी, उसके बाद उस समय नॉन रिमोटेड टीवी ज़्यादा आते थे। उस समय होता क्या था कि बटन 4 सेलेक्टर रहते थे और उसको एक बैंड स्विच होता था और उसको बाद ट्यूनिंग करने के लिए होते थे। उस समय वो टीवी ज़्यादा चलती थी, रिमोट की टीवी बहुत कम आती थी। उसके बाद अलग से रिमोट लगाने के लिए भी किट आने लगी और दोस्तों उसके बाद मैंने वो किट लगाने सीखा, उसे रिपेयर करने सीखा। इस तरह मैं टीवी काम कुछ सालों तक करता रहा और टीवी काम करते करते मैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्त्री में कदम रख चुका था। तो दोस्तों इस तरह मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखा और आगे मैं इन्वर्टर और स्टेबलाइजर में कैसा है और कौन सी परेशानियां मुझे झेलनी पड़ी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए यार और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको देखने को हमेशा मिले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।